होनी कोई टाल नहीं सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि एक रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो देखने में बड़ा ही हष्ट पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो, अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है। मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, यह कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी, और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी यह महाकाल जाता है, वहां किसी न किसी तरह से हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गांव की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन न हुआ और उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो, वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया,
पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञान मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दे तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं एक यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से लोगों के प्राण हरण करता हूँ, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसे ही बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। यह बात सुनकर पंडित ठुमक गया और बड़े सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में वे महाकाल एक यमदूत हुआ है तो इसकी बात सही होगी और मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वह मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षण में घटना घटने वाली है। महाकाल के मुख से यह बातें सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही हैं। इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अधिक प्रसन्न हो रहा था। अपने मित्रों के सामने आने के गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित की आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या। उसके मित्र को महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही नहीं सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदय हार्ट की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह
तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे आ रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता और सबको एक ना एक दिन मरना ही है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन साहस ही उसने मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर समय चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्या के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब या कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीवन के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यतीत ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु की इतनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया। उसे देख मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्याकुल नहीं होगी। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। फिर पंडित ने अपना दोस्त को क्रियाकर्म किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी हो क्यों न, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यतीत होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी किया। चूंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसके ख्याल दूसरी राज्य के राजा तक थे। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूरत उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही नहीं तो मृत्यु होगा कहां से? यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने के हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि उसे यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर
के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आता। सोई हुई रात में पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूंकि वहां राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न रोका। किसी तरह की पूछताछ की स्थिति में पहुंच गया। वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज की सीमा से बाहर दूसरे राज की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज के राजा के महल में भी पहुंच गया और संजोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका, न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम पहर की गहरी नींद में थे। और वह पंडित सीधे राजा के महल में पहुंच गया और रानी के एक ओर उस राजा सो रहा था और दूसरी स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के महल में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां महाराज ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित की फांसी पर चढ़ा दिए जाने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। यह भी नहीं जानता कि मैं आपके मकान में कैसे आ गया और आपके राज के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या किसी भी समान व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही मकान में रानी के बगल में सो जाए। यह तो सरासर आत्महत्या की ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा। राजा को पंडित की बात थोड़ी
उपयुक्त लगी। लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल या और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहे हैं वह सच है। दूसरे राज के राज ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से यह पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा सुमय इससे अंतिम बार इसके मकान में मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दी जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि फांसी की सजा न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपनी समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएगा। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए कच्चे सूत की धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा और न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि कच्चा सूत से धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, कच्चा सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हक्के बक्के सभी का बंद हो गया। पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियमित ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें,
लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।